अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो 19 में इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो इसको सॉल्व करना है उसको लिख लीजिए। तो साइन π/14 साइन 3π/14। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जो वही ढेर सारा एंगल है, तो सप्लीमेंट्री पेयर कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री पेयर देखिए तो π/14 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है इसमें, देखिए तो π/14 का सप्लीमेंट्री एंगल 13π/14 है। तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, साइन π/14 और साइन 13π/14 को एक साथ लिखिए, ठीक है। साइन π/14 और साइन 13π/14 को एक साथ लिखना है। ये लिख लिए, क्योंकि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। सप्लीमेंट्री पेयर को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ठीक उसी तरह से साइन 3π/14 है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल खोजिए। साइन 3π/14 में 11π/14 जोड़ेंगे तो ये पाई आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो साइन 3π/14 साइन 3π/14 इंटू साइन 11π/14, ये दोनों को एक साथ लिख लिए। और देखिए सप्लीमेंट्री पेयर कौन सा है, साइन 5π/14 का सप्लीमेंट्री एंगल देखिए। साइन 5π/14 में 9π/14 जोड़ेंगे तब पाई आएगा। तो साइन 5π/14 और 9π/18 को एक साथ 14 को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, और देखिए और कोई पेयर छूट रहा है, साइन 7π/14 है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 या साइन 7π/14 लिखकर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या किए इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो ढेर सारा एंगल था तो सारा सप्लीमेंट्री पेयर को एक साथ कर लिए। π/14 13π/14 को एक साथ कर लिए, 3π/14 11π/14 को एक साथ कर लिए, और π/15 और 9π, ये सारा जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और ये बता चुके हैं अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो उन दोनों एंगल का साइन जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, तो a प्लस बी अगर पाई के इक्वल है, एंगल a और एंगल b पाई है, तो दोनों एंगल का साइन जो होगा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो लिख सकते हैं यहाँ पर साइन π/14 इंटू यहाँ π/14 और 13π/14, ये दोनों क्या है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, π/14 और 13π दोनों, तो इसीलिए दोनों का साइन जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो साइन 13π/14 की जगह जो है हम लोग साइन π/14 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 3π/14 और 11π/14 सप्लीमेंट्री पेयर है, तो साइन 3π/14 और साइन 11π/14 के जगह जो है साइन 3π/14 लिख सकते हैं। ठीक है,
और π/14 और 9 5/14 सप्लीमेंट्री पेयर है, तो sin 5π/14 और 9 5π/14 की जगह sin 5π/14 लिख सकते हैं। और तो साइन ये π/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sin π/14, ठीक है, इंटू साइन 3π/14 और क्या है आपका, और साइन 5π/14। ये टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर कॉस अगर प्रोडक्ट में रहता है और प्रत्येक कॉस का टर्म अगर प्रोडक्ट में रहता है, अगर इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, कॉस ए, ठीक है, कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए, ऐसा पढ़े ना। प्रत्येक एंगल देखिए, प्रत्येक एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल है, ठीक है। 2a देखिए, a का डबल है, ये 4a है, 2a का डबल है, ये 8a है, ये 4a का डबल है। तो इसके अगर कॉस सब प्रोडक्ट में रहता है और प्रत्येक एंगल अपने प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहता है, तो फॉर्मूला उसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है, साइन लिख लेते हैं 2n टाइम्स फर्स्ट एंगल, ठीक है। मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि प्रोडक्ट में, वो तो आपका n हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल है, और डिवाइडेड बाय 2n साइन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है, आप लोग को। तो ये लेकिन यहाँ पर कॉस नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइन है, तो फॉर्मूला पर लाने के लिए, इस फॉर्मूला पर लाने के लिए साइन को किस में बदलना होगा, कॉस में बदलना होगा। तो जब कॉस में बदलना होगा तो कौन सा रूल यूज करेंगे, साइन को कॉस में बदलने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या कहता है, अगर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या कहता है, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दो एंगल को जोड़ने पर π/2 आता है, तो साइन ए क्या किसके इक्वल होता है, साइन ए जो होता है वो कॉस साइन जो होता है वो कॉस में बदल जाता है, और एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं कॉस बी, ठीक है। तो साइन ए जो होता है कॉस बी। तो यहाँ देखिए, तो हमको साइन, इस साइन को कॉस में बदलना है, तो सबसे पहले π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढिए। तो π/14 में कौन सा एंगल जोड़ देंगे जिससे कि मेरा π/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 में देखिए, π/14 में अगर 6π/14 जोड़ कर देखिए, π/14 प्लस 6π/14 7π/14, वो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल गया, कौन, 6π/14। तो हम लोग साइन को लिख लेंगे कॉस, π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख लेंगे 6π/14। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज करेंगे, तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे कॉस। अब देखिए 3π/14 में 4π/14 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 7π/14। तो 3π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 4π/14, डायरेक्ट हम 4π/14 लिख देंगे, आई इंटू कॉस, अब 5π/14 है, इसमें 2π/14 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सप्लीमेंट्री पेयर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। सब सिंपल फॉर्म, पहले इसको लिख लेते हैं, ये 2π/14 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस π/7, 4π/14 है, इसको लिख लेंगे कॉस 2π/7, और इसको लिख लेंगे कॉस 3π/7 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इस प्रोडक्ट में से यहाँ जो है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट में कॉस रहना चाहिए, प्रोडक्ट में केवल कॉस का टर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट में केवल कॉस का टर्म है। और सेकंड कंडीशन क्या है,
प्रत्येक एंगल जो है अपने प्रीसीडिंग अपने पहले वाले एंगल का डबल होना चाहिए। प्रत्येक एंगल अपने पहले वाले एंगल का डबल होना चाहिए। तो ऐसा है यहाँ देखिए, तो 2π/7 का डबल देखिए π/7 तो है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए इस एंगल को डबल करेंगे तो 2π/7 मिल जाएगा। इस एंगल को डबल करके देखिए तो 4π/7 है, यहाँ पर नहीं है, 3π/7 है। ठीक है, तो मतलब फार्मूला तो ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए प्रत्येक एंगल जो है अपने पहले वाले एंगल का क्या है, डबल है। इसमें प्रत्येक एंगल अपने पहले वाले एंगल का डबल है। तो यहाँ जो है यहाँ तक तो है 2π/7 π/7 का डबल तो है, लेकिन 3π/7 जो है 2π/7 का डबल नहीं है। तो यहाँ थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, फिर से यहाँ देखिए, अब 3π/7 के बारे में सोचते हैं कुछ। ठीक है, तो 3π/7 का सप्लीमेंट्री एंगल देखिए तो क्या है, 3π/7 का सप्लीमेंट्री एंगल जो है 3π/7 का सप्लीमेंट्री एंगल जो है 4π/7 है। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4π/7, तभी ना प्रत्येक एंगल अपने प्रीसीडिंग एंगल का डबल होगा। तो यहाँ पर आपको जो है 4π/7 लाने के लिए सप्लीमेंट्री रूल का यूज करना होगा। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का कॉस जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, cos 3π/7 जो होगा वो cos 3π/7 को हम लोग लिख सकते हैं cos 4π/7 और माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री रूल का यूज करेंगे तो cos 3π/7 को लिख सकते हैं हम लोग माइनस cos 4π/7। ठीक है, फॉर्मूला पर लाने के लिए तो माइनस cos 4π/7 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो मेरा फॉर्मूला पर आ जाएगा। बाकी सब टर्म सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब टर्म जो है सेम रहेगा। ये दोनों टर्म सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों रूल के अकॉर्डिंग है। और cos 3π/7 को हम लोग लिख देंगे माइनस cos 4π/7। ठीक है, और टोटल का स्क्वायर। ये -1 को हटा दीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, cos π/7 cos 2π/7 और cos 4π/7। अब देखिए, अब सारा cos टर्म सब प्रोडक्ट में है। अब प्रत्येक एंगल देखिए अपने पहले वाले एंगल का क्या है, डबल है। ठीक है, प्रत्येक एंगल जो है अपने पहले वाले एंगल का डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन लिखेंगे, ब्रैकेट में 2n होता है। तो n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो पावर में 3 दे देंगे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल क्या है, π/7 है, तो π/7 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 2³ साइन π/7। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 8π/7 और यहाँ पर 8 साइन π/7। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में साइन कहीं नहीं दिया हुआ है, साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब साइन का टर्म कैंसिल होना चाहिए, ये टर्म कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल करेंगे कैसे, जब तक दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा तब तक कैंसिल होगा नहीं। तो कैंसिल करने के लिए वही सप्लीमेंट्री रूल का यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री रहता है तो उन दोनों एंगल का साइन भी आपस में इक्वल होता है। तो 8π/7 का सप्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएगा
8π/7 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा आपको? देखिए तो 8π/7 में कौन सा एंगल जोड़ देंगे जिससे कि मेरा पाई आएगा? 8π/7 में -π/7 जोड़ कर देखिए तो ये पाई आएगा। हाँ, तो 8π/7 और -π/7 दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसीलिए इन दोनों एंगल का साइन भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो साइन 8π/7 को हम लोग लिख सकते हैं साइन -π/7 और डिवाइडेड बाई 8 साइन π/7, ठीक है। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए और साइन को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -1/8 आएगा, -1/8। तो देखिए -1/8 किस ऑप्शन में? स्क्वायर तो छोड़ी, स्क्वायर छूट गया, ठीक है। यहाँ पर जो है स्क्वायर था तो स्क्वायर छूट चुका है, ठीक है। तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। सब में जो है स्क्वायर छूट गया तो स्क्वायर दे देना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर का टर्म था, सब में स्क्वायर का टर्म था, तो यहाँ स्क्वायर गलती से छूट गया है, तो सब में स्क्वायर दे दीजिए। पूरा में स्क्वायर जाएगा, सब में स्क्वायर होगा, ठीक है। अब -1/8 का स्क्वायर, तो -1/8 का स्क्वायर जो होता है 1/64 होता है, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका 1/64 होगा इसमें, आंसर डी होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ IIT JEE है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10x/tan 3x का वैल्यू जो है 10x/tan 3x का वैल्यू जो है कह रहा है कि किन दो नंबर्स के बीच में कभी लाई नहीं करेगा, ठीक है। 1/33 के बीच में कभी लाई नहीं करेगा, या 1/4 और 4 के बीच में कभी नहीं लाई करेगा, या 1/5 के बीच में कभी नहीं लाई करेगा, या 5 और 6 के बीच में कभी नहीं लाई करेगा। तो 10x/tan 3x का वैल्यू ऑप्शन में दिए हुए गए तो किन दो नंबर्स के बीच में कभी नहीं लाई करेगा, वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसका रेंज पूछ रहा है, ठीक है। 10x/tan 3x का रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, तो इसको कुछ मान लेते हैं, जिसका रेंज निकालना है उसको कुछ y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x/tan 3x, ठीक है। तो tan 3x का फॉर्मूला जानते हैं, तो tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan x, हमको y का रेंज निकालना है, ठीक है। उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। y का रेंज निकालना है, y का जो है आपको रेंज निकालना है, ठीक है। फाइंड, इनडायरेक्टली कह रहा है रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ y। तो रेंज ऑफ y आप निकाल लेंगे तो आपको आंसर जो है अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो 10x और tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर tan 3x है तो tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एंगल में x है, तो एंगल x लाने के लिए tan 3x का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होगा। तो क्या होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह x है, तो थीटा को रिप्लेस करके x लिख दीजिए, ठीक है।
ठीक है। और अब क्या कीजिए, ये वाला जो टर्म है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, उसको न्यूमरेटर सेंड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 10x टाइम्स 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है। डिवाइडेड बाय ठीक है, इसी को अरेंज करके लिख लिए। ठीक है। अब एक काम कीजिए, न्यूमरेटर से 10x को कॉमन करके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर से 10x कॉमन करके कैंसिल कर दिए हैं न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हमको y का रेंज निकालना है। ठीक है। तो y का रेंज निकालने के लिए एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए y के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेना है y के टर्म में। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये तो लिखते हैं, लिख सकते हैं। अब 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेना है y के टर्म में। तो 10 स्क्वायर एक्स वाला टर्म एक साथ करके LHS में उससे 10 स्क्वायर एक्स कॉमन कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 10 स्क्वायर एक्स का टर्म RHS में क्या है, 3 10 स्क्वायर एक्स है। तो इसको LHS शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 3 लिख लेंगे। अब माइनस 10 स्क्वायर एक्स वाई है, तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस वाई टाइम्स 10 स्क्वायर एक्स। क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से जो है, इस इक्वेशन से 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3y। ठीक है। तो 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो 10 स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिए, तो 3 माइनस वाई 10 स्क्वायर एक्स, और 3y को RHS शिफ्ट कर दिए, तो 1 माइनस 3y। तो इससे 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा आपका 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई। डिवाइडेड बाय, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है। अब न्यूमरेटर से भी माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन कर लीजिए। तो 10 स्क्वायर एक्स जो होगा आपका हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। अब हमको y का रेंज निकालना है। ठीक है। कैसे निकालेंगे y का रेंज, y का रेंज हमको निकालना है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई कर लिए, तो tan 3x का फॉर्मूला पता था, tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए इसको। और tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या किया, अरेंज कर दिए यहाँ पर 1 माइनस 3x 10 स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर सेंड कर दिए। और यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 10x कॉमन कर लिए और कैंसिल कर दिए। अब देखिए यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है। इस इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लिया वाई के टर्म में। 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्यों निकाले हैं वाई के टर्म में, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का रेंज आप लोग को पता है। तो 10 स्क्वायर एक्स जब भी होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर जब भी होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, उसी का यूज करके जो है हम लोग वाई का रेंज निकाल लेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है।
तो टेन स्क्वायर एक्स भी जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। और टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 3y-1 अपॉन y-3 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको तो टेन स्क्वायर एक्स के जगह जो है हम लोग लिखेंगे 3y-1 अपॉन y-3, इसको b मान लेंगे, फ्रॉम b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं। यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर से 3 कॉमन करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका y-1/3 अपॉन y-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, y लेस देन और इक्वल टू 1/3 और y ग्रेटर देन 3। यहाँ इक्वल का साइन नहीं लेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, हम y का रेंज निकाल लिए। तो y जब भी होगा, y क्या है आपका, y है 10x अपॉन 10(3x). तो y जब भी होगा 1/3 या 1/3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। ठीक है, y जब भी होगा आपका, y जब भी होगा y जब भी होगा आपका 1/3 या 1/3 से छोटा, 1/3 या 1/3 से छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से y जब भी होगा 1/3 या 1/3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बताइए। तो अब देखिए y का रेंज आपको पता चल गया है। y जब भी होगा 1/3 होगा या 1/3 से छोटा होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तब कह रहा है y कौन दो नंबर्स के बीच में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लाई करेगा। देखिए तो y जो है 1/3 और 3 के बीच में कभी आएगा। y का मान जब भी होगा 1/3 या 1/3 से छोटा होगा, इधर कहीं होगा या इधर कहीं होगा। ठीक है, लेकिन बीच में कभी नहीं होगा। तो y जो है 1/3 और 3 के बीच में जो है कभी नहीं लाई करेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं y कैन नेवर लाई बिटवीन 1/3 एंड 3। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1/3 एंड 3। ठीक है, y का वैल्यू जो है 10x अपॉन 10(3x) जो है 1/3 और 3 के बीच में कभी नहीं लाई करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये जो है आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है sin π/2n प्लस cos π/2n का वैल्यू √n/2 दिया हुआ है। ठीक है, तब कह रहा है n का वैल्यू जो है क्या होगा, n का वैल्यू जो है क्या होगा, n का रेंज निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ n पॉजिटिव इंटीजर है और sin π/2n प्लस cos π/2n किसके इक्वल दिया हुआ, √n/2 के इक्वल दिया हुआ है। तब हमको n का रेंज निकालना है। ठीक है, तो n का रेंज निकालने के लिए इसको लिख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो sin π/2n प्लस cos π/2n ये किसके इक्वल है, √n/2 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो अब n का रेंज निकालना है। ठीक है, आपको जो है इसमें n का रेंज निकालना है। ठीक है, जिससे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। आपको इसमें जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको n का रेंज निकालना है। ठीक है, तो n का रेंज निकालने के लिए यहाँ देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या पता है आपको, ये पता है 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और LHS में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n आई इक्वल टू ये हो जाएगा n/4 होगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ जो है होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है। इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह π/2n है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 टाइम्स π/2n। ठीक है, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 थीटा, और इसी में थीटा के जगह जो है π/2n रख दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n/4 n/4। तो साइन, और ये 2 से जो है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका साइन π/n। ठीक है, तो साइन π/n का वैल्यू क्या आ गया, साइन π/n इक्वल टू क्या हो जाएगा n/4 और -1। तो साइन π/n का वैल्यू जो है ये आएगा आपका साइन π/n का वैल्यू आ गया आपका 4 एलसीएम लेंगे तो n-4 और डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा साइन π/n का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ जो है अब यहाँ सोचना है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत स्टूडेंट जो है रेंज गलत निकाल देता है। ठीक है, तो आपको पता है साइन थीटा का रेंज -1 से +1 के बीच में होता है, तो साइन π/n है, इसका भी रेंज -1 से +1 के बीच में होगा। उसका यूज करके हम लोग n का रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या समझना है हमको, यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से। तो n के जगह 1 इसमें रख कर देखिए तो n का मान 1 रख कर देखिए तो सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन फॉर n इक्वल टू 1। तो n के जगह 1 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई इक्वल टू, इसी में n के जगह 1 रख दिए तो 1 रखे तो π/1 1 -4 -3/4, तो -3/4। तो ये हो गया आपका 0 इक्वल टू -3/4। ऐसा होता है, नहीं होता है। तो n इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो n का मान 1 तो हम ले नहीं सकते, इसीलिए n का मान 1 नहीं लेंगे। ठीक है, n का मान 2 देखिए तो n का मान 2 ले सकते हैं। देखिए तो फॉर n इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 लेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा साइन π/2। ठीक है, आई इक्वल टू 2 - 4 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है। ठीक है, इधर 1 आ गया और इधर -2/4 -1/2, ये दोनों इक्वल होता है, नहीं ना होता है। तो n इक्वल टू 2 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 और 2 तो होगा नहीं। ठीक है, और 2 से बड़ा ही होगा, n का मान जब भी होगा 2 से बड़ा ही होगा। n इक्वल टू 1 नहीं, n पॉजिटिव इंटीजर है, n का मान 1 होगा नहीं, 2 नहीं होगा, तो 2 से बड़ा ही होगा। तो अगर 2 से बड़ा एंगल लेते हैं, यहाँ पर n के जगह 2 से बड़ा लेते हैं तो एंगल में क्या क्या आएगा देखिए तो एंगल में जो है π/n क्या क्या हो जाएगा फॉर n ग्रेटर, यहाँ समझना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फॉर n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2। तो n का वैल्यू अगर हम 2 से बड़ा लेंगे तो एंगल में क्या क्या आएगा, π/3 आएगा, π/4 आएगा, π/5 आएगा, π/6 आएगा, यही सब ना एंगल आएगा, π/7 आएगा,
π/8 आएगा, यही सब ना एंगल आएगा, π/9, π/10, π/11। तो n अगर हम n ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो ये सब एंगल आएगा। और ये सब एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कितना भी बड़ा मान ले लीजिए n का, π/100, π/200, π/300। तो एंगल जब भी आएगा, अगर n 2 से बड़ा है, n अगर 2 से बड़ा है तो यही सब ना एंगल लिखेंगे। और ये सब एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, तो n अगर 2 से बड़ा लेते हैं तो π/n जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, 0 से π/2 होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज जो होगा वो 0 से π/2 होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। आपको निकालना है sin π/n, आपको निकालना n-4/4 का रेंज। अगर sin π/n का रेंज निकाल लेते हैं तो उससे इसका भी रेंज निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो आपको पता है π/n फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और याद रखना है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो बाद में बताएंगे क्यों नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो बड़ा कौन है, इन दोनों में से कौन एंगल बड़ा है, 60 डिग्री वाला बड़ा है। तो अब दोनों में साइन लेकर देखिए, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन, दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन लेकर देखिए, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और ये होता है √3/2। ऑब्वियसली √3/2 का वैल्यू बड़ा है 1/2 से। तो क्या देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिए और दोनों तरफ साइन लिए तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको sin π/n का रेंज निकाल लीजिए, उसी से n-4 का रेंज निकल जाएगा, n-4/4 का रेंज निकल जाएगा। तो एक काम कीजिए, तो इसी इनइक्वालिटी में साइन ले लीजिए, ठीक है। तो साइन ले लेंगे, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, तो साइन लेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन साइन π/n और लेस देन साइन π/2, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन π/n यहाँ देखिए, साइन π/n किसके इक्वल है, n-4/4 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइन π/n के जगह जो है, साइन π/n किसके इक्वल है, साइन π/n यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 n-4/4 के इक्वल है। तो इसी के जगह n-4/4 रख दीजिए साइन π/n के जगह। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन n-4 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 1, ठीक है। तो इससे निकालिए, तो इससे निकालेंगे रेंज क्या आएगा, देखिए तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, 0 लेस देन n लेस देन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी में। तो ये रेंज आया 0 से, तो ये रेंज आया आपका 0 लेस देन n-4 लेस देन 4। अब क्या कीजिए, n का रेंज निकालना है, 4 से 4 ऐड कर दीजिए, तो 4 लेस देन n लेस देन 8। तो ये देखिए ये किस ऑप्शन में होगा, और यहाँ इक्वल का भी साइन होगा, ठीक है। तो वो अभी समझाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए किसी में इक्वल का साइन है, किसी में इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। इसमें 4 और 8 दोनों पर इक्वल का साइन है। यहाँ 8 पर देखिए तो इक्वल का साइन है। अब कैसे पता करेंगे कि इक्वल का साइन लेना है या नहीं लेना है, इक्वल का साइन जो है लेना है या नहीं लेना है। तो n=4 देखिए, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n=4। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है n के जगह अगर 4 डालेंगे, n के जगह 4 डालेंगे तो साइन π/4 = 0, π/4 0 तो होता नहीं है। ठीक उसी तरह से n के जगह 8 डालेंगे तो साइन π/8 जो होगा वो हो जाएगा 8 1 के इक्वल, वो भी नहीं होता है। तो n का मान 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और 8 भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इक्वल का साइन दोनों में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका
डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ठीक है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए 11/2 दिया हुआ है, तब 10a फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 11/2 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? 10a निकालना है। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब पता है, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अगर इक्वेशन 1 के RHS में इक्वेशन 1 के LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, उसके जगह 1 रख सकते हैं। ठीक है, आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए में एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशन आ गया कॉसेक ए और कॉट ए में, 2 इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो उससे कॉट ए निकाल लीजिए, और कॉट ए जब निकल जाएगा तो 10a भी निकाल लेना है। तो क्या करना है आपको? न्यूमरेटर में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का टर्म ला दीजिए और उसके जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन ए के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, i इक्वल टू 11/2 जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ए के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखिए, अब ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू डिवाइडेड बाय ये, तो a प्लस बी अपॉन टाइम्स ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए, और ये जैसा है वैसा ही लिख दीजिए इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 11/2। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल टू 11/2। तो इससे कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या है आपका? ये आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा आपका इस इक्वेशन से 2/11 आएगा। ठीक है, 2/11। ठीक है, तो आपको कॉसेक ए और कॉट ए में 2 इक्वेशन हो गए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन के हेल्प से कॉट ए अगर निकाल लेते हैं, तो कॉट ए अगर निकल जाता है तो उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 10a भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉट ए निकालने के लिए इक्वेशन ए में से जो है इक्वेशन बी घटा दीजिए, इक्वेशन ए में से बी घटा करके कॉट ए निकाल लेना है,
और कॉटे जब निकल जाएगा तो उसी से जो है आपका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 10a भी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ठीक है, तो 27 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा, ये जो है सेक स्क्वायर थीटा जो है इसके इक्वल होगा। ऐसा कब होगा, जब एक्स सेक स्क्वायर थीटा जो है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के इक्वल। ऐसा कब होगा, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो सेक गिवन सेक स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई के इक्वल दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स और वाई में ऐसा कौन सा रिलेशन अप्लाई होगा इन तीनों ऑप्शन में से, जिससे कि सेक स्क्वायर थीटा जो है इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ देखिए, तो आपको जो है सेक थीटा का रेंज पता है। सेक थीटा जब भी होता है, वी नो दैट सेक थीटा जब भी होता है -1 या -1 से छोटा होता है, या 1 या 1 से बड़ा होता है, तो आपको पता है। तो ठीक उसी तरह से इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मॉड सेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का रेंज निकाल लीजिए और सेक स्क्वायर थीटा को इससे इक्वेट करके एक्स और वाई में रिलेशन ले आइए। ठीक है, तो आपको पता है मॉड सेक थीटा क्या है, इसमें जो है मॉड एक्स ग्रेटर देन एक और इक्वल टू ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें। ठीक है, हमको सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसी में स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्क्वायर कब करते हैं, जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नॉन निगेटिव रहता है। ठीक है, तो मॉड है तो नॉन निगेटिव है, RHS 1 है तो ये भी नॉन निगेटिव है, तो स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मॉड सेक स्क्वायर थीटा। ये मॉड का पावर बाहर में है तो इसको अंदर में भी ले सकते हैं, ये सब बताया गया है। सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और चूँकि सेक स्क्वायर थीटा है, कोई भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, ये पता है। मॉड के अंदर नॉन निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव, अगर मॉड के अंदर नॉन निगेटिव नंबर्स रहे तो जिसका मॉड रहता है उसी को लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल दिया हुआ है, 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल दिया हुआ है, 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह जो है हम लोग क्या लिख दिए हैं, 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ए। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के जगह जो है हम ये ले लिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, ये कभी निगेटिव होगा नहीं, एक्स प्लस कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, तो ये इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हमको एक्स और वाई में रिलेशन लाना है। ठीक है, 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जब भी होगा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता है, डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 0 नहीं होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब टर्म को RHS से शिफ्ट कर दीजिए, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 4xy को RHS शिफ्ट करेंगे, 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इस टर्म को LHS शिफ्ट कर दीजिए, 0 को RHS शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है,
और 0 को जो है RHS शिफ्ट कर देता है। और ऐसा करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चेंज कर दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। कोई नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा नहीं होता है, तो क्या होगा, 0 के इक्वल ही ना होगा। तो x माइनस वाई इससे क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इससे x बराबर क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई के इक्वल कब होगा, जब x जो होगा y के बराबर होगा। x y से छोटा होगा तब भी सेक स्क्वायर थीटा इसके इक्वल नहीं होगा, x y से बड़ा होगा तब भी सेक स्क्वायर थीटा इसके इक्वल नहीं होगा। कब होगा, जब x और y आपस में इक्वल होगा, ठीक है।